नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र जी की लिखी कहानी शहजादा। सुधा खूबसूरत थी ना बदसूरत, बस मामूली सी लड़की। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाना पकाने में होशियार, सीने पिरोने में ताक, पढ़ने लिखने की शौकीन। मगर ना खूबसूरत थी ना अमीर, न चंचल, दिल को लुभाने वाली कोई बात इसमें ना थी। बस वो तो एक बेहद शर्मीली सी और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती। उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और खुद अपने हाथ से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की उसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरीर बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथू मिल वॉच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला रहा था। उसकी हैसियत ऐसी ना थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा खाविंद मिल जाएगा। कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल भी आता था, मुमकिन है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकुड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसकी कमगोई का अंदाजा करता तो एक आहा भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई वर घेर घार कर ही लाना होगा, मगर मुसीबत यह है कि इस तरह के वर बड़ा जहेज मांगते थे और उसकी हैसियत ऐसी ना थी कि वो बड़ा तो क्या छोटा सा भी जहेज दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देखो, बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में 3 दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशनर मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी वर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे ना बढ़ सकी। मगर एक बार तो उसने बांध इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद घर चलकर सुधा को देखने आ गया। मगर सुधा उसे पसंद ना आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुआ चेचक्का मारा ठीगना सा उस पर हकलाता था। जामुन का सा रंग मगर गोरी लड़की चाहता था और जहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक ना दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये सुधा के बाप को मालूम ना था कि उस बदसूरत ठिगने के इनकार पर खुद सुधा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके भी 2 बरसों में जो 2 लड़के उसे देखने आए, वो इनकार करके चले गए। उन सब की सुधा किस कदर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था
कि सुधा के तखय्युल की उड़ान कितनी ऊंची और वसी है। अपनी तंगो तारीख सी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को ना तो उसका बाप जीवनराम जानता था, ना उसकी माँ मगही जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छिपा रखी थी, जिस तरह लाल गुदड़ी में छुपा रहता है। और ये तो हमारी रिवायत है, क्योंकि अपने मैले कुचैले बनिए को देखकर कभी ये एहसास नहीं होता कि उस आदमी के पास इतना सोना होगा। इसीलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए? शायद लोग उस पर हंसेंगे। और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना अजीब होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहिनी देख लें तो थक से रह जाएं। और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह इठलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल की रॉकेट जहाज देख लें तो क्या हैरत में ना खो जाएं। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं। और ठीक भी है, घर की धुली हुई शलवार और सलवटों वाली शाह कमीज पहनने वाली ऐसी लड़की को वो भला क्यों देखेंगे? तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊंगी कि मैं क्या हूं? तूने कैसी लड़की जनी है? जीवनराम कभी कभी मगही को सताने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त निगाह नीची रखती है, हर वक्त काम में जुटी रहती है। उसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर वक्त घर को गुलजार बनाए रखती हैं। और एक ये सुधा। जीवनराम अखबार पटक कर चुप हो जाता। मगी 12 आने सेर वाला भात और चने की पतली दाल उसके सामने रखते हुए कहती, उन बच्चियों की बात मत करो। उन बच्चियों का बाप सुपरिटेंडेंट है, 400 रुपये घर लाता है। मेरी बच्ची के पास सिर्फ 2 कमीज है और कपूर साहब की लड़कियां ही दिन में 2 सूट बदलती हैं। कभी ये भी सोचा है? जीवनराम दांत पीसकर चुप हो जाता। उसके दिल में बहुत से सवाल उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? ये मेरी बीवी हर वक्त नूची खसोटी सी क्यों नजर आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग जहेज में स्कूटर क्यों मांगते हैं? बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह उसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब उन सवालों का कोई जवाब ना मिले तो उन्हें पतली दाल की तरह ही पी जाना चाहिए। एफए पास करा के जीवनराम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा, जो सेवा मिल वूल क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से ये भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत का लफ्ज कितना साफ और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी जबान में कभी कभी विदेशी और अजनबी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेने से कितनी पर्दापोशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने तोताराम से पूछा। हाँ, तोताराम ने मन की खुशी से चहकते हुए बोला, भाई अगली सर्दियों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? जीवनराम ने मरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, तोताराम कोयल की तरह कूकते हुए बोला, उसने खुद ही अपना वर पसंद कर लिया। कॉलेज में लड़का बड़ा अमीर है। जब तोताराम चला गया तो जीवनराम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोताराम की पतली आवाज की नकल करते हुए बोला, उसने खुद ही अपना वर पसंद कर लिया। छी! फिर वो जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा। 2 साल गुजर गए। सुधा अब आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी।
वो पहले से ज़्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई क्योंकि सुधा घर में 100 रुपये लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती, बीए करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत जरा बेहतर होने पर जीवन राम और मगी ने सुधा के वर्क के लिए ज़्यादा एतमाद से कोशिश शुरू कर दी। वो सुधा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के वालिदैन को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ। मंगनी की रकम, ब्याह का जहेज, जहेज की नकदी, जहेज का सोना, सारी ही जरूरी बातें तय हो गई। तो मोती जो लड़के का नाम था और वाकई शक्लो सूरत में मोती की ही तरह उजला और खूबसूरत, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके शाह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। उसकी कमीज से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी सआदतमंदी से रुखसत हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। इस रात सुधा ना सो सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा और उसका बावकार जिस्म डोलता रहा और रात भर मोती के हाथों का खफीफ सा लम्स उसकी रूह को गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं, लड़की पसंद नहीं। मगी गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली, हाँ, और खुद तो बड़ा यूसुफ है। अपनी रंगत पर इतराता है मगर अपनी पकोड़ा जैसी नाक नहीं देखता और अपने हबशियों जैसे घुंघराले बाल नहीं देखता। अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो भैंगी थी, सफा भैंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी, सूरत की चुईयां लगती थी, चुईयां। तीसरे के बाल देखे थे तुमने, जैसे बनिए की बोई के फोसड़े। लड़की पसंद नहीं। ये कहकर उसने इतनी जोर से कढ़ाई में कड़छी चलाई जैसे वो साग के बजाय उस लड़के को भून रही हो। सुधा ने महसूस किया कि उसके घर वालों, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद दफ्तर वालों का भी ख्याल था कि सुधा कुछ महसूस ही नहीं करती, बल्कि दफ्तर के काम के लिए निहायत मुनासिब लड़की है। ना किसी से इश्क करे, ना किसी को इश्क की तरगीब दे। दिन ब दिन उसकी आंखें मैली, होंठ सिकुड़े हुए और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसकी सूरत ऐसी ठंडी और ठस निकल आई थी कि उसे देखकर किसी बर्फ खाने का इम्कान होने लगा था। कलर का आपस में चैमी गोया करते हुए कहते, जो आदमी सुधा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की जरूरत ना होगी। इसलिए कि मोती के इनकार करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती ये तो किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने जिंदगी में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम ना था होता भी कैसे और कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वो बेचारी कुछ कह भी ना सकती थी। उस दिन उसने दफ्तर में ओवर टाइम किया और जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो वो दफ्तर से बाहर निकली और भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने आसिफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर तन्हा बैठ गई। ये पार्क दिल्ली गेट के सामने एक छोटा सा खामोश गोशा था। चंद पेड़ थे, चंद बेंचें थी, चंद कते थे घास के। उनके चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था। मगर आज यहाँ निस्बतन खामोशी थी।
सुधा हर रोज यहाँ आती और आध पौन घंटा अकेले बैठकर ताजा दम होती। थोड़े अरसे के लिए अपने ख्यालों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे तन्हाई से डर न लगता था। तन्हाई उसका वाहिद सहारा थी। अंधेरे से उसे डर न लगता था, बल्कि अंधेरा उसका दोस्त था। गुंडों से उसे डर न लगता था। जाने उसकी शख्सियत में कौन सी ऐसी बात थी कि गुंडे भी उसे दूर ही से सूंघकर चल देते थे, कतराकर निकल जाते थे। आज अंधेरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक सुधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी थकान ना गई तो वो उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। यकायक किसी ने उससे कहा, तुम यहां क्यों बैठी हो अकेली? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था। वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने, वही सफेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट। उसके हाथ उतने ही खूबसूरत थे। सुधा के हलक में कोई चीज आके रुकने लगी। वो बोल ना सकी। मोती उसके करीब आके बैठ गया, इतना करीब कि उसकी पतलून उसकी सारी से मस हो रही थी। उसने आहिस्ते से पूछा, तुम्हें मेरे इनकार पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने आहिस्ते से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हाँ के अंदाज में आहिस्ते से सर हिला दिया और आंसू छलककर उसके गालों पर आ गए और वो रोने लगी। मोती ने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है। बताओ हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया था? मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुमक कर आ गया? तुमने मेरे चेहरे का सपाटपन देखा, मेरे बच्चे का हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने वो बात क्यों नहीं देखी जो जिंदगी भर तुम्हारे पांव धोते, और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज पर काटने वाली थी? तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग न देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी। मोती तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कवारे जिस्म को अपने हाथों में ललचते हुए नहीं देखा। तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया? किस तरह नापसंद कर दिया था मोती? अरे, इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी, और उसका सर मोती के कंधे पर था, और मोती अपनी गलती पर नादिम उसके शानों को होले होले थपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची, और जब उसकी माँ मगही ने उससे पूछा तो उसने कमाले लापरवाही से कह दिया, दफ्तर में देर हो गई। फिर पर्स को जोर से झलाकर पलंग पर फेंक दिया और उस एतिमाद से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ चौंक गई, उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। मगी ने अपने होठ चबाकर चालाक निगाहों से अपने खाविंद की तरफ इस तरह देखा जैसे उसने बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए मसरूर निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की तरफ मुतवज्जा हो गया। जरूर कोई बात है,
और सुधा चूंकि औरत है इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई मर्द है। ऐसा दोनों मियाँ बीवी ने उसी लम्हा सोच लिया। 8-10 रोज के बाद इस सुबह को और तकवीयत पहुंची जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया। उस लड़के की माँ मगही की बचपन की सहेली थी और कैसे कैसे जतन और किस किस तरह के वास्ते देकर मगही ने उसे शीशे में उतारा था, ये सिर्फ मगी ही जानती थी। इसलिए जब इस मौके पर लड़के की बजाय सुधा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले तो मगी अचंभे में रह गई, फिर उसके दिल में वो शुबा तकवीयत पकड़ता चला गया। जरूर कोई है। वो चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान तैयार करने लगी और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर मगी से सब बात कह देगी और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर सुधा को घूरेगा। तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे बाला बाला ही अपने लिए वर पसंद कर लिया। निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक काटने वाली। फिर वो मगही के समझाने बुझाने पर खुद ही नरम पड़ जाएगा और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वो सुधा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 बरस की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सुधा ने कुछ ना बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही, मगर वो जन्म जली कभी कुछ मुंह से ना फूटी। थक हार के उसकी माँ ने फिर 2-3 वर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी वर जो उसके बाप ने ढूंढा वो एक रंडवे हलवाई का था, जिसकी उम्र 40 से तजावुज कर चुकी थी। इस रोज सफक के ढलते हुए सायों में, गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम में सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा। मैंने साफ इनकार कर दिया। तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की। मोती ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में गोया। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूं, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे। सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो ना था, और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। मोती ने सुधा के कानों में सरगोशी की और सुधा की आंखें शिद्दत एहसास से बंद होने लगी और थोड़ी देर के बाद उसने मोती की तेज तेज सांसों की आंच अपने चेहरे पर महसूस की और अपनी गर्दन और रुखसार पर उसके बरसते हुए महसूस किए। कल कहाँ मिलोगे? जहां तुम कहो, लवर्स लैंड में। कोटिल्य में घोड़ों की नुमाइश हो रही है। मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। ओल्ड हॉल में अदीबों की नुमाइश है। ना बाबा। सुधा ने कानों पर हाथ रखे। मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखें? बसंत सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकट खरीद रखूंगी। तुम ठीक 6:45 बजे वहां पहुंच जाना। टिकट मैं खरीद लूंगा। नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना। मैं कब मना करती हूँ? मगर भूलना नहीं, कल शाम 5:45 बजे बसंत सिनेमा के बाहर। बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीद लिए और अब वो मोती का इंतजार कर रही थी।
उसने एहतियातन आधा पाव चिलगोजे और एक छटांग किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे होका सा था। 5:45 हो गए, 6 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए। नए लोग शो देखने के लिए आने लगे। मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनियां थी, लोगों की भीड़ थी, ख्वांचे वालों की बुलंद आवाजें थी, तांगे, मोटरों और रिक्शाओं का हुजूम था। और मोती हुजूम को पसंद नहीं करता था। अब वो उसकी तबीयत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। मोती बेहद हसास और नफासत पसंद था। 6:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। उसने अपनी साथ वाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया, चिलगोजो और किशमिश के लिफाफे भी। हौले हौले हॉल भर गया, मगर मोती नहीं आया। जब हॉल की रोशनियां गुल हो गई और पिक्चर शुरू हो गई तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया था। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो। सॉरी। मोती के लहजे में बेहद मलामत थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे और किशमिश लाई हूं, खाओ। मोती ने किशमिश के चंद दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और सुधा मुसर्रत का गहरा सांस लेकर तस्वीर देखने में मशरूफ हो गई। अब बातें करने का लम्हा ना था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है। वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना सर उसके शाने पर रख देती। मोती शरगोशी में कहता, मेरे कंधे पर सर रखकर देखने से तुम्हें क्या नजर आता है? तस्वीर तो नजर आती ना होगी। वो तस्वीर नजर आती है जो इस हॉल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता। सुधा ने बड़ी गहरी मसरत से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। सुधा की मैली मैली आंखें उजली होती गईं। सीने का उभार वाजिही होने लगा, कमर लचकने लगी और चाल में कूलों का मुदव्वर बहाव शामिल होता गया। वो दिन पर दिन हसीन व दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े इंतहाई साफ सुथरे होते थे, कम कीमत के, मगर बेहद उम्दा सिले हुए होते थे। सुधा को ये तौफीक ना थी कि वो किसी अच्छे दर्जी के पास जा सके, मगर खुद ही उसने दर्जी का काम सीख लिया था और बहुत कम लड़कियां कटाई और नए लिबास की तराश और डिज़ाइन में उसका मुकाबला कर सकती थी। मगर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो ये कपड़े खुद अपने हाथ से काटकर तैयार करती है। उसके दफ्तर की जब कोई दूसरी लड़की उसके लिबास की तारीफ करती तो सुधा झट किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती, जहां सिर्फ अमीर तरीन फैशनेबल औरतों के कपड़े तैयार होते थे। और उसके दफ्तर की लड़कियां जलकर खाक हो जाती और सुधा से रश्क और हसद के मिले जुले अंदाज में पूछती, कौन है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघराले हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं, सुधा जवाब देती। क्या तनख्वाह लेता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती। 1200 तो हमारी फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है। वो भी एक फर्म में मैनेजर है, सुधा जवाब देती। अरे हमें दिखाएगी नहीं? बस एक बार दिखा दे, हम देख तो लें कैसा है तुम्हारा वो। दिखा भी दूंगी, कहो तो दफ्तर में बुला के दिखा दूं? यूं तो उसने यूं ही कह दिया था, वरना सुधा कहाँ मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को ना दिखाती। इन लौंडियों का क्या भरोसा। मगर सुधा ने दफ्तर में बुलाने की धमकी इस कामिल एतिमाद से दे दी थी कि इससे आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों को ना हुई और वो जलकर खामोश रह गई। सुधा का बूढ़ा बाप कुड़कुड़ कर मर गया क्योंकि सुधा शादी ना करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की चेमी गोइयां करते थे और सुधा का बाप अपनी बेटी को कुछ ना कह सकता था
क्योंकि सुधा जवान और बालिग थी और खुद मुख्तार भी थी। अब वो घर में 200 रुपये लाती थी। सुधा का बाप मर गया और उसके मरने के बाद अगले चंद सालों में सुधा के भाइयों की शादियां हो गई और वो लोग अपनी अपनी बीवियां लेकर अपनी अपनी मुलाजमतों के ठिकानों पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन दीजे की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी के कवारेपन के गम में सुलग सुलग कर मर गई और सुधा इस गम में अकेली रह गई। चंद माह के बाद उसने वो घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइन में एक उम्दा मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी। उसके रहने के हिस्से का दरवाजा अलग से बाहर निकलता था और अब वो अपनी नकल व हरकत में मुकम्मल खुद मुख्तार थी। अब वो 35 बरस की हो चुकी थी, मगर मुश्किल से 30 बरस की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती और आंखों में खुशियों के साए नाचते रहते। वो पहले से ज़्यादा संजीदा और बावकार हो गई थी। वो स्टेनो भी हो गई थी। उसने बीए भी कर लिया था। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक़ भी। अब वो खुशहाल और आरामदेह और सुकून आमेज ज़िंदगी बसर कर रही थी। कई साल से वो अपनी मांग में सिंदूर भी भर रही थी और माथे पर सुहाग की बिंदिया सजाती, और लोगों को ये तो मालूम ना था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और कौन उसका खाविंद है, मगर लोग इतना जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वो अपनी शामें गुजारती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि जो कोई भी हो, उसकी अपनी कुछ वजह है जिनकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हुई। मगर वो दोनों हर शाम की तन्हाइयों में मिलते हैं, और जब दुनिया सो जाती है और जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों तरफ नींद गालिब आ जाती है, उन गनूदगी से लबरेज लम्हों में कोई सुधा के यहाँ आता है, हौले से दरवाज़ा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर लोगों का ख्याल यही था। वो सुधा से कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि सुधा अब एक संजीदा और बावकार औरत बन चुकी थी, और जिसके माथे पर सिंदूर का ये बड़ा टीका जगमगाता हो, उसे कोई क्या कह सकता है। वो शाम सुधा की 40वीं सालगिरह की शाम थी, और वो कोई वजह से सुधा को कभी नहीं भूलती। सुधा मोती को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई थी, जिस पर बाग की बजाय किसी खूबसूरत मंजर का सुबह होता था। शफक ने चोट खाई हुई औरत की तरह अपना मुंह छिपा लिया था और रात की सांवली जुल्फें उफुक पर बिखेर दी थी। हौले हौले तारे नमूदार होने लगे। आज सुधा बहुत खामोश थी। मोती भी चुपचाप सा था, और अब भी उसी तरह खूबसूरत जैसे जवानी में था। अब भी वो हर रोज उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता था कि सुधा का हुक्म यही था। उसे देखकर ये गुमान होता था कि मोती पर जिंदगी के बहाव ने और वक्त के घाव ने ज़्यादा निशान नहीं छोड़े। सिर्फ कनपटियों पर सफ़ेद बाल आ गए हैं, जो इस सूरत को और भी बावकार और वजीही बनाते थे। और वो एक छड़ी लेकर चलता था, जो उसके 50वें सालगिरह पर खुद सुधा ने उसे तोहफे में दी थी। वरना इसके अलावा उसकी सूरत शक्ल में, किरदार और गुफ्तार में किसी तरह का फ़र्क ना आया था। वो पहले ही की तरह इतना हसीन, दिलकश और दिल नवाज था कि उसे देखते ही सुधा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगती। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी उसे देखकर सुधा का दिल इतनी जोर से धक धक करने लगता था जितना कि पहले रोज। मोती ने आहिस्ते से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? एक दफ़ा इनकार करने के बाद सुधा ने हौले से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, सिर्फ मोहब्बत की जा सकती थी। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था
उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे। इतना जानने के लिए औरत का दिल चाहिए। मोती खामोश रहा। बहुत देर के बाद बोला, आज तुम 40 साल की हो चुकी हो। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? ये सुनकर सुधा भी खामोश हो गई। इतनी ही देर खामोशी रही कि मोती को गुमान गुजरा कि कहीं सुधा अंदर ही अंदर रो रही है। सुधा, उसने आहिस्ता से उसका शाना हिलाया। मैं सोच रही थी, सुधा होले से बोली, तुमसे शादी ना करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ ना गुजारी हो? सोचो तो, कहाँ कहाँ हम नहीं गए। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम वहाँ नहीं पहुँचे? और जिस वक्त भी बुलाया, क्या उसी वक्त सब काम छोड़कर तुम नहीं आए? अगर शादी का नाम रिफाकत है तो वो मुझे हासिल है। फिर भी ये सोचो कि इस तवील रिफाकत में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें हमेशा मेहरबान और मुस्कुराते हुए पाया। साल हर साल जब मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की ज़रूरत हुई, उनके लम्स की गर्मी मैंने अपने जिस्म के रोए रोए में महसूस की। तुम्हारे फूल मेरी जुल्फ़ों में रहे, तुम्हारे बोसे मेरे होठों पर, तुम्हारी वफ़ा मेरे दिल में। क्या कोई औरत मोहब्बत में इससे ज़्यादा पा सकती है? सुधा ने एक गहरी मुसर्रत से अपने आप को मोती के बाजुओं में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे महसूस हुआ कि मोती के 2 बाजू नहीं बल्कि 4 बाजू हैं, बल्कि शायद 6 बाजू, 8 बाजू हैं। और वो अपने जिस्मों जां के रगो रेशे में उसके बाजुओं को महसूस कर रही थी, जो उसे भींच कर अपने सीने से लगा रहे थे। और सुधा ने अपने आप को उनके बाजुओं के सपुर्द कर दिया और अंदर ही अंदर इस तरह खुलती चली गई जैसे चांदनी के लम्स से कली खिलकर फूल बन जाती है। मधमाते तारों के झुरमुट में सब्ज झालरों वाले पेड़ों की ओर से चांद उभर आया था, और अब चांद उसके बालों में था, उसकी आंखों में था, उसके होठों में था, उसके दिल में था, और लहर दर लहर उसकी जुए खूह में रवा था। हाय मेरे मोतीचूर, मेरे मोतीचूर, मेरे मीठे लड्डू, मैं तो मर गई तेरे लिए। थोड़ी देर के बाद जब सुधा ने आंखें खोली तो उसका पुर मसरत गनूदगी आमेज चेहरा बता रहा था कि उससे अभी अभी मोहब्बत की गई है। वो शाम, वो रात सुधा की कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात मुकम्मल थी और उन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल थी। जैसे वक्त और उम्र, चांद और आरजू सब एक साथ एक दायरे में मुकम्मल हो जाएं और जज्बे की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की ज़रूरत महसूस ना करे। ऐसे लम्हे कब किसी की ज़िंदगी में आते हैं, और जब आते हैं तो इस शिद्दत से अपना तासुर छोड़ जाते हैं कि इंसान महसूस करता है कि शायद मैं अब तक जिया ही इस लम्हे के लिए था। शायद कुछ इसी तरह सुधा ने इस लम्हे में महसूस किया और फिर कभी इस तरह महसूस ना किया, क्योंकि इस वाकया के चंद दिन बाद उसके दफ्तर का मैनेजर तब्दील हो गया, और जो मैनेजर उसकी जगह आया उसे सुधा सख्त नापसंद करने लगी थी। एक तो वो बड़ा बदसूरत था, किसी जमाने में उसका रंग गोरा जरूर रहा होगा, मगर अब तो पुराने तांबे का सा था, और मोटी नाक पर मुसलसल शराब नोशी से नीली वरीदों का जाल सा फैला था। और सुधा को अपने नए मैनेजर की नाक देखकर हमेशा गुमान होता कि ये नाक नहीं एक इंजीर है जो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे शाह गड्ढे पड़ गए थे, सर के बाल उड़ गए थे, और जब वो बात करता तो ऐसा मालूम होता था
जैसे कोई मेंढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन आती थी सुधा को उससे। लेकिन मुसीबत यह थी कि अब दफ्तर में इतने साल से काम करते करते वो हेड स्टेनो बन चुकी थी और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था और इससे उसे इंतहाई कौफ़त होती थी। लेकिन इससे ज़्यादा कौफ़त उसे यह सोचकर होती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है, जैसे ये सूरत जानी पहचानी हो, मगर कहाँ। जहन और हाफिजे पर जोर देने से भी उसकी याद ना आती थी। देखा होगा इस मरघल्ले को कनाड प्लेस में चक्कर काटते हुए कहीं, सुधा अपने आप को समझाते हुए कहती। मगर फिर कभी वही मैनेजर किसी फाइल को खुद उठाकर सुधा की मेज पर रखते हुए अपने हाथों से ऐसी जुम्बिश करता कि सुधा का जहन बेचैन हो जाता और वो सोचने लगती, कौन था वो, किससे इसकी ये हरकत मिलती है? क्या मेरे मरहूम बाप से, मेरे किसी भाई से? जैसे ये हरकत मुझे याद दिलाती हो, कुछ याद दिलाती है, मगर क्या? गौर करने पर भी वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सकती और फिर अपना काम करने लगती। मगर दिन भर उसके दिल में एक खलिश सी होती रहती। पहली तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए तो नए मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और विस्की की बोतल और सोडा, और पहला पैग वो गटागट चढ़ा गया। सुधा उसे हैरत से देखने लगी और गुस्से से उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने निहायत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से बाज रखा और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि इस दफ्तर में सबसे पुरानी मुलाजिम तुम हो। ये बड़ी खुशी की बात है। सुधा चुप रही। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। सुधा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? आखिर उसे क्या हुआ है? मेरा मतलब। मैनेजर दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सुधा बड़ी तुर्शरोई से बोली, हाँ, मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा गया है, फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? वो तकरीबन उठते उठते बोली, बैठो बैठो। मैनेजर ने फिर उसकी मिन्नत करते हुए कहा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, नहीं। वो गुस्से से बोली, तुम मोहल्ला जिंदान में अपने बाप के साथ रहती थी ना? हाँ, मैं एक रोज तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें भी की थी। बुढ़े मैनेजर ने सुधा से कहा, अब तुम एक खूबसूरत औरत बन चुकी हो, मगर जब तुम ऐसी ना थी, जब तुम एक मामूली सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे बातें भी की थी। कब? सुधा बेचैनी से बोली। बुढ़ा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा, आखिर आहिस्ते से बोला, मैं मोती हूं। सुधा सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा बदनसीब था जो तुमसे शादी ना की। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख ना सका, समझ ना सका। इन चंद लम्हों में कोई क्या जान सकता है, क्योंकि एक सूरत जिल्द के अंदर भी तो पोशीदा रहती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीवी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफ़ेद चमड़ा भी, और इसके साथ एक मगरूर बदमिजाज जालिम और बेवफा तबीयत भी लाई थी। चंद सालों ही में मेरे 5 बच्चे हो गए। उनमें से कितने मेरे थे मैं कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे और मैं सुनता था और पीता था और दूसरी औरतों के पास जाता था।
फिर जहर बीमारी का और शराब का और नाकामी का और बेरहमी का मेरी रग रग में फैल गया और मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ ना कहूँगा। और उसे कहूँ भी क्या, कसूर तो मेरा है, मेरी इन आँखों का जो तुम्हें पहचान न सकी। मेरी आँखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरह माफ़ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मुझे तो मोहब्बत भी नहीं मिली जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वो कही जा रहा था और वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। उसका जी चाहता था कि वो उससे कहे, अब तुम आए हो, अब बूढ़े बदसूरत और गंजे होकर, खौफनाक बीमारियों का शिकार, अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो। मगर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हें दे दी और तुम्हें मालूम तक ना हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तसव्वुर में खो दी और जिंदगी की हर बहार तुम्हारे ख्याल में गवा दी और शबाब की हर मचलती हुई आरजू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। जिंदगी भर में सड़कों पर अकेली चलती रही, तुम्हारे साए के साथ अंधेरे पार्कों में बैठी रही, तुम्हारे तसव्वुर के साथ। मैंने खुद अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के तोहफे लिए, तुम्हारा जेवर पहना, अपनी मेहनत का खून करके सिनेमा देखा और अपने साथ की सीट खाली रखकर मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई और मेरी कोख के बच्चे मुझे दूर ही दूर से बुलाते रहे और मैं किसी के पास ना गई। तुम्हारे ख्याल को हिजरे जहाँ बनाए हुए अपने कवारपन के 40 साल आंखें, कान और होठ बंद करके तुम्हारी आरजू में बिता दिए। मैं कितनी खुश थी, कितनी मग्न थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ ना मांगा, ना शादी का फेरा, ना सुहाग की रात, ना बच्चे का तबस्सुम। बस सिर्फ एक तसव्वुर, एक झलक, एक अख से रुखे यार ही तुमसे मुस्तार लिया था और तुम आज उसे भी जहन्नुम की चिता में जलाने के लिए मेरे शहर में चले आए। मगर सुधा मोती से कुछ ना कह सकी। वो मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा। वो भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते। मगर उसने किसी की परवाह न की और वो रोते हुए आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के करीब पहुंचकर वो ठिठकी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सर टेक कर बैठ जाए। मगर फिर उसने सोचा, बेसूद है, सब बेसूद है। मेरे ख्यालों का शहजादा अब वहां ना आएगा, अब वो कभी मेरे पास ना आएगा। तो उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला और सुहाग बिंदिया खुरच डाली और पार्क की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डाली, इस यकीन के साथ कि अब वो सारी उम्र के लिए बेवा हो चुकी है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।